फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फेडरलिज्म की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इंडिया एक फेडरल कंट्री है और हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स में ये बार बार पूछ दिया जाता है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल कंट्री। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है और एक बार इसके पॉइंट्स आप नोट कर लोगे तो आपको हेडिंग बनाने में, पैरा बनाने में बहुत ही आसान होगा और ये मैटर भी इतना इजी है कि एक बार आप सुन लोगे तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, पॉल एप्पलबाई ने कहा कि इंडिया एक एक्सट्रीमली फेडरल कंट्री है, तो वहीं केपी मुखर्जी ने कहा कि इंडिया अनफेडरल कंट्री है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लीड करती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज की सटीकता को मापने के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया को फेडरल कंट्री कहीं भी नहीं कहा गया, फेडरेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि बात की गई है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडिया के, जिनकी वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप पॉइंट नोट करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे हम क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उतना भी रिजिड नहीं है जितना कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रिजिड और फेडरल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए तो क्या होता है कि सेंटर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ भी जितने भी स्टेट है उसके 1/3 की आपको कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इंडिया एक यूनिटरी स्टेट नहीं है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है जिसमें कि संघवाद का राज है और गणतंत्रता है। मतलब रिपब्लिक देश होने की वजह से यहाँ पे हर एक इंसान फेडरल है और हर एक की कंसेंट मायने रखती है और वैलिड होती है। तो इसलिए इंडिया एक यूनिटरी स्टेट नहीं है, यह फेडरल स्टेट है क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड और रिटन फॉर्म में है एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे फ्रेंड्स आप, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, कोई राजा रानी की सुप्रीमेसी नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं जो कि इंडिया के पीपल ने बनाया है। मैंने आपको आगे की वीडियो में भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कोई यूनिटरी राज्य नहीं है, कोई किसी एक का यहाँ पे सत्ता नहीं है। यह रिपब्लिक कंट्री है और यहाँ पे जनता का राज है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह अपने आप को कहीं भी ऐसे डिस्क्राइब नहीं करता है कि वही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है तो उसे अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही इतना सोच समझ के बनाया गया है और इतना जनता के हित के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के उन रूल्स के खिलाफ है जो जनता के हित में की गई है, तो उन्हें अवॉइड किया जाएगा, मतलब नकार दिया जाएगा, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें कंट्री में जगह नहीं मिलेगी। जो भी कंट्रीवेन करेंगे विरुद्ध होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर भी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शपथ लेते हैं। सबसे पहले सभी गवर्नमेंट जो कंट्री के हैं अलग अलग स्टेट में, वो लोग भी बाध्य है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करने के लिए। ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की प्रधानता है, उसे हम इंडिया में रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे नकारा नहीं जा सकता, और यह एक फेडरलिज्म का बहुत बड़ा गुण है, एसेंशियल एलिमेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट स्टेट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इसे सेंटर से भी कनेक्ट रखा गया और इन पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। वो है द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। द यूनियन लिस्ट जो है उसके अंतर्गत आते हैं डिफेंसेस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कॉइनेज, ईटीसी, जिनके ऊपर जो है पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन है। मतलब पार्लियामेंट इन सभी मामलों में लेजिस्लेट करती है, लॉ तैयार करती है। वो भी किस जरिए से? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट के जरिए से, जिसमें सभी स्टेट मिलके अपना मत प्रदान करते हैं। और जो स्टेट लिस्ट है वो क्या डील करता है? जैसे कि मैटर्स हो गए एग्रीकल्चर के, पब्लिक हेल्थ के इत्यादि, इन्हें जो है स्टेट लिस्ट में मेंटेन किया जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वह इन्हीं सभी मामलों में लेजिस्लेट करता है, उन्हें लॉ के जरिए मेंटेन करता है। उनकी लेजिस्लेचर सिस्टम स्टेट लिस्ट के हाथों में है। इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है वह मैटर्स से डील करता है, जैसे कि हो गए आपके एजुकेशन, मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट और सोशल इंश्योरेंस इत्यादि, जिनमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही मिलके लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं इन सभी विषयों के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को स्टेट और यूनियन में इक्वली डिवाइड भी करता है। इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो है वह लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है, जिससे कि लॉ मेकिंग जो पद्धति है वह आसान हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इम्पार्शियल फेडरल कोर्ट। हमारा नेक्स्ट जो विशेषता है फेडरेशन की, संघवाद की, वह है इम्पार्शियल फेडरल कोर्ट। इंडिया में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह एक एपेक्स ऑफ जुडिशियरी की तरह स्टैंड बाई करता है टू सेफगार्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग therefrom and invalidate any action which violates the limitations imposed by the constitution। मतलब यह पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ मेकिंग पावर्स है या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स है, ब्यूरोक्रेट्स के पावर्स है, उन्हें डिवाइड करता है स्टेट वाइज, यूनियन वाइज एंड कंकरेंट लिस्ट वाइज। प्लस यह जो है डिस्प्यूट जितने भी अराइज होते हैं हमारे इन बिटवीन हमारे कंट्री या फिर फॉरेन डिस्प्यूट भी है, उन्हें भी सेटल करता है। प्लस
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी सीमाएं बनाई गई है, अगर उन्हें कोई लांघने की कोशिश करता है तो उन एक्शंस के खिलाफ भी यह सेफ गार्ड करता है हमारी कंट्री को। तो इसलिए भी हमारी इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स रीज़न फॉर कॉलिंग इंडिया अ फेडरल स्टेट, मतलब इंडिया को एक संघवाद राज्य क्यों कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने बात की कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए गए जिसके हिसाब से इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं कहा जाना चाहिए। यह एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया जो है जब फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की तो मोड ऑफ जो फॉर्मेशन था वह यूनिटरी था, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्रेंड्स इंडिया को फेडरल इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो इंडिया को जो है वह दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो है जो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा जो है नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट के जो प्रिंसेस थे उन्हें रूल करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने फॉरेन कंट्री के हिसाब से ही रूल किया था जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इंडिया में रूल करने लगे और अपने हिसाब से लॉ पास करने लगे। तो इससे तो फेडरेशन इस्टेब्लिश नहीं माना जा सकता और उसी रूल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया गया। इसलिए फेडरलिज्म ठीक तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने अपना खुद का फेडरल रूल नहीं बनाया। इसलिए इसे फेडरल कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ के लिए यह फेडरल है। और ऐसे फेडरलिज्म इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ क्योंकि सबके हितों की रक्षा नहीं की गई थी और उसी वक्त से इस कॉन्स्टिट्यूशन को, उसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में भी फॉलो किया जाने लगा। और इंडियंस को जो है नेटिव स्टेट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइंसेस पे करने पड़ते थे जो कि ब्रिटिश क्राउन को जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स नो प्लेस फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स सीनेट में उस वक्त जो था अमेरिकन कांग्रेस के सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का राइट्स मिला हुआ था, लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उनमें हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया गया। वहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वह स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता था, जिसमें से कि प्रेसिडेंट जो है वह 12 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट के। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। वह कैसे है आइए जानते हैं। इसमें यह फ्लेक्सिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यूनियन ऑफ पार्लियामेंट है वह जो है वह यूनिलैटरली बाय वोटिंग सिस्टम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड कर सकती है। मतलब फेर बदल कर सकती है। जो भी लॉज एंड रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के उनको फेर बदल करके नए नए नियम लागू कर सकती है, या फिर किसी भी आर्टिकल को जो है उसे रिमूव कर सकती है। इसलिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वह फ्लेक्सिबल हो गया। और जो बिल्स होते हैं
अमेंडमेंट के उन्हें भी पार्लियामेंट में लागू कर दिया जाता है। यह प्रमाण होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह रिजिड नहीं है। नेक्स्ट बात की गई फ्रेंड्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है वह एक बहुत ही एसेंशियल फीचर होती है फेडरेशन की, जिसकी वजह से एक कंट्री फेडरल हो पाता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह पार्लियामेंट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है, फेर बदल सकती है, लेकिन इसके जो बेसिक रूल्स है उन्हीं को वह नहीं फेर बदल कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह जैसे का तैसा रिमेन रहता है। ऑफ कोर्स इसमें जो है कंसेंट स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की हाफ ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट जो है मैटर करती है किसी भी अमेंडमेंट के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो इसलिए बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और राइटर्स इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं कंसीडर करते। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सुप्रीमेसी ऑफ द यूनियन इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स। हालांकि हमने पढ़ा कि जो पावर्स है वह यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइडेड है, फिर भी जो यूनियन गवर्नमेंट है वह स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर सुप्रीमेसी इंजॉय करता है, उनके ऊपर अपना ओपिनियन जो है वह लागू करता है, इसलिए भी इसे फेडरल सिस्टम नहीं मान सकते। जो पार्लियामेंट है वह स्टेट लिस्ट के किसी भी स्पेशल सिचुएशन पे लेजिस्लेट कर सकता है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वह किसी भी मैटर पे रिजॉल्व करता है जिसमें मेजॉरिटी वोट जो है वो 2/3 की हो और मैटर जो है वह नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और कहा गया कि ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। यहाँ तक कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन और एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे लेजिस्लेट कर सकता है, इसलिए भी इंडिया को फेडरल नहीं माना जाएगा, यह यूनिटरी माना जाएगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सम पॉलिटिकल थिंकर्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सेंट्रल प्रीडोमिनेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है स्टेट के, यूनियन के, कंकरेंट लिस्ट के, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस जरूर होता है। जैसे कि हो गया पावर टू गिव डायरेक्शन, टू इंश्योर ड्यू कंप्लायंस बिटवीन द यूनियन, टू इंश्योर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड maintenance of the means of communication between the nation and the military, to ensure the protection of railways, proclamation of constitutional machineries. The president may entrust some functions to the government of state or its officers. Parliament may by law provide some adjudication of dispute relating the water of state of river and valley rivers. The president may set up interstate council for better coordination of policies and action of the state. Next point है friends centralism in मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर। तो फ्रेंड्स अगर फाइनेंशियल मैटर को भी सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा तो यह यूनिटरी ही माना जाएगा। फेडरल तो तब होगा जब हर एक सिटीजन के मत के हिसाब से हो, तो इसलिए भी
बहुत सारे थिंकर्स जो है इंडिया को फेडरल नहीं मानते हैं। तो आइए देखते हैं फेडरलिज्म इन फाइनेंशियल मैटर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देखा गया वह देखा गया कि फाइनेंशियल फेडरलिज्म के तौर पे इंडिया जो है एक बायस कंट्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे मोर जो इम्पोर्टेंट और इलास्टिक रेवेन्यू है वह तो यूनियन गवर्नमेंट को जाते हैं, इन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वह बिल्कुल ही इनइलास्टिक है। तो नेचुरली जो स्टेट्स हैं उनको डिपेंड करना पड़ा सेंट्रल ग्रांट के ऊपर, और जो यूनियन है उन्हें कंट्रोल करने लगा ग्रांट इन एड के थ्रू। अकाउंटेंट जनरल, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और वो स्टेट के इनकम, एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्क्रूटिनाइज करते हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वह लागू की जा सकती है, जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, और जैसे कि हमारे मोदी जी भी टाइम टाइम पे डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। तो यहाँ पे फेडरलिज्म कहाँ से माना जाएगा फ्रेंड्स? फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है नो सेपरेट स्टेट फॉर द ईच स्टेट। तो हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया है, लेकिन अमेरिका में जो क्या है कि हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वह है सुप्रीमेसी ऑफ द यूनियन इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम पहले से भी बहुत बार दोहरा चुके हैं, अभी भी दोहराते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में जो है वह पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट में बिल प्रपोज किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के एसेंट पे पास किया जाता है, और इसमें गवर्नर का कोई भी रोल नहीं होता है। तो यह भी फेडरलिज्म का गुण नहीं होता है, यह एक यूनिटरी गुण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स लिमिटेड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स जितने भी अलग फेडरल स्टेट्स हैं वहाँ पे उनके अपने जो है सुप्रीम कोर्ट्स हैं, लेकिन इंडिया में हर एक स्टेट के लिए अपना एक हाई कोर्ट होने के बावजूद हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है फाइनल नहीं माना जाता है। हाई कोर्ट के डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेंस की आवश्यकता पड़ती है, और जहां सुप्रीम कोर्ट जो है वह हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी मूव कर सकता है, और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं इंजॉय कर सकते हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह। और इन सब के ऊपर जो पार्लियामेंट है वह भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के लॉ मेकिंग पावर को भी कर्टेल कर सकता है, अमेंड कर सकता है। और इस तरह बहुत सारे पावर्स थे जो सुप्रीम कोर्ट के वह 42nd अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे भी कर्टेल्ड कर दिए गए थे, इनएफेक्टिव कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रलिज्म थ्रू द गवर्नर। जैसा कि हम सब जानते हैं द यूनियन गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स
थ्रू द गवर्नर, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, एक गवर्नर जो है वह बिल जो पास होता है पार्लियामेंट से उसे रिजर्व कर सकता है, किस लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो सच बिल, वह बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना एक लॉ नहीं माना जाएगा। और गवर्नर के रिपोर्ट पे जो प्रेसिडेंट है वह पार्लियामेंट के बिल को रिजेक्ट कर सकती है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डिक्लेयर करके। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, चेंजेस इन नेम, बाउंड्री एंड टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो है वह स्टेट्स के नेम्स, बाउंड्री और टेरिटरी को चेंज कर सकती है। और जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वह बाउंड है ऐसा करने के लिए, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ हायर ऑफिसर्स। तो यहाँ पे जितने भी आईएएस है और आईपीएस है वह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें भी स्टेट का कोई रोल नहीं है, जबकि इनको अपॉइंट करके हर एक स्टेट के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, सेंट्रलाइजेशन थ्रू द कमीशन। तो फ्रेंड्स इंडिया में जो है सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर और इलेक्शन टू द पार्लियामेंट के लिए काम करता है। और जो प्लानिंग कमीशन है वह इंडियन फेडरेशन का एक बहुत ही बड़ा सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो इसलिए जो स्टेट है उनका प्लानिंग, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वह इसी प्लानिंग कमीशन के ऊपर डिपेंड करके रह जाता है। उनको अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है प्लानिंग कमीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड आप नोट कर सकते हो, सिंगल सिटीजनशिप। तो यूएस की तरह इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इंडियन सिटीजन को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का ही दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जब सरकार लागू करती है, जैसे कि किसी भी एक्सटर्नल वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रेबेलियन है, या फिर जो कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है, जैसे कोरोना ही आया था, तो इसमें प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लागू कर सकती है। और इसमें जो है सिटीजन्स की डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए भी फेडरल बोलना इंडिया को गलत हो सकता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी लागू होती है, अगर देश की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लागू करते हैं, तो उसमें सिटीजन्स फिर फेडरलिज्म क्लेम नहीं कर सकते। तो लास्ट में फ्रेंड्स हम इसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि प्रोफेसर केसी वीआर ने कहा है, क्योंकि इंडिया में यूनिटरी स्टेट होते हुए भी सब्सिडियरी फेडरलिज्म है, और फेडरल स्टेट से फीचर्स होते हुए भी सब्सिडियरी यूनिटरी सिस्टम है। तो इसलिए इंडिया को एक क्वासी फेडरल स्टेट कहा जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपका कंसेप्ट आज से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों को तो ये बुक खोल के पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इसका आंसर ऐसे ही आप मेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। और बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू, सायोनारा।